देखिएगा ध्यान से, अपना देश जो आजाद हुआ था, वो संविधान जब अपना लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 ये संविधान लागू हुआ। लेकिन भाग 2 केवल नागरिकता के कुछ पोर्शन लागू किए गए थे। ठीक, संविधान बना था 26 नवंबर 1949, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। ठीक है ना, 60 देशों के संविधान को लेकर बहुत सारी चीजें जोड़ी गई थी और बहुत सारी चीजें घटाई गई थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अपना संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू भी 26 नवंबर को हुआ, लेकिन केवल नागरिकता वाला कानून लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। पूर्णतया लागू अगर पूछेगा, पूर्णतया लागू कहेगा तो 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाया जाता है। दूसरी चीज ध्यान से समझिएगा, जब अपना संविधान बना तो मूल संविधान में भाग कितने थे? 22। और अनुसूची आपसे पूछेगा, अनुसूची तो आपका जवाब होगा अनुसूची 8। और आपसे अगर पूछ लिया कि अनुच्छेद कितना था तो 395। अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो आज कितने भाग हैं? 25, अनुसूची 12, अनुच्छेद 470 प्लस आप ऐसा ले सकते हैं वर्तमान में। ठीक है ना, आज जो अपना टॉपिक चलेगा संविधान में महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसके बारे में चलेगा। हर एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूं, केवल रिवीजन के तौर पे ले चल रहा हूं, इसलिए बहुत बड़ा व्याख्या मैं नहीं करने वाला, केवल आर्टिकल बताऊंगा। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कई राज्य हैं और सभी राज्यों को मिलाएंगे तो एक संघ बनेगा, और जो संघ बनेगा उसका नाम है इंडिया। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 1 में कहा भारत राज्यों का संघ है, मतलब कई राज्य मिलके एक देश बना, उस देश को हमने संघ कहा और उसका नाम हमने दिया, भारत का नाम भी इसी में लिखा। पूछेगा कि अपने भारत का नाम इंडिया या भारत ऐसा किस आर्टिकल में दिया गया है, तो अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज ए कार्ड भारत, मतलब एक देश है इंडिया जिसको भारत भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो पहली बात में भारत राज्यों का संघ और भारत के 2 नाम इंडिया और भारत। आपसे पूछेगा संविधान में भारत के कब निम्नलिखित में से कौन सा नाम दर्ज है? ऑप्शन देगा आर्यवत, हिंदुस्तान, ठीक है ना, इंडिया, और एक ऑप्शन दे दिया ब्रह्मवत। तो आप ध्यान रखिए केवल भारत और इंडिया, केवल 2 नाम संविधान में लिखा गया। आर्टिकल 1 कहता है। ठीक, आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी भूमि को भारत में कैसे मिलाया जाए। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया है 368 संविधान संशोधन कहता है, जबकि किसी दूसरे देश की जमीन अगर भारत में मिलाना हो तो संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं होगा। ठीक है ना, यही बात है। तो दूसरे में लिखा है कि विदेशी भूमि, जो भी विदेशी भूमि होगी उसको भारत में मिलाना होगा, तो भारत का अंश कैसे बनाना है वो पूरा नियम इसमें लिखा है। दूसरे में सिक्किम को इसी के तहत भारत में मिलाया गया। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। आजादी के बाद 1971-72 के आसपास सिक्किम को भारत संघ का अंश बना लिया गया, वो विदेशी भूमि रहा करती थी, भारत में मिला ली गई। और तीसरा में लिखा गया है भारत में जितने भी राज्य हैं, ये राज्य जैसे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री कहां तक रहेगी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कितनी दूर तक शासन करेगा? पता चला मैं मुख्यमंत्री बन गया, बिहारों में नेतागिरी कर रहा हूं, अरे नहीं ये मेरा क्षेत्र है, ऐसा नहीं। तो भारत संघ ये कहता है कि आर्टिकल 3 कहता है कि राज्य की सीमा कहां तक होगी, राज्य का क्षेत्रफल कितना दूर दूर तक होगा। राज्य को तोड़ के 2 राज्यों में बांटना, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 2002 के पहले दोनों एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन 2002 के बाद इसको काट के 13 जिलों को काट के एक नया राज्य बना दिया गया और उस नए राज्य का नाम बन गया उत्तराखंड। ये बात क्लियर हुई? तो उत्तराखंड यानी राज्य बनाना हो, राज्य की सीमा को परिवर्तित करना हो, एक राज्य को तोड़ के 2-3 राज्यों में बनाना हो, तो ये सब काम संसद करती है। और किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत करती है। ठीक, राज्य बनाने की बात हो गया, ठीक है ना, सीमा की बात हो गया, कहां से कहां तक होगा, ये सारी चीज।
आर्टिकल 4 कहता है कि जो संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान में कहीं भी संशोधन होगा, लेकिन जब कभी भी राज्य बनाना हो, सीमा परिवर्तन करना हो या विदेशी भूमि को अपने देश में मिलाना हो, तो ये परिवर्तन 368 के तहत न होकर आर्टिकल 2 और 3 के तहत होगा। यही बात 4 में लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि संविधान संशोधन कौन सा, जब किसी जमीन को भारत में मिलाना हो या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो या भारत के राज्य का कुछ अंश विदेशी भूमि में देना हो, तो ये परिवर्तन आर्टिकल 4 के तहत होगा। यही बात लिखा। आर्टिकल 6 में लिखा है पाकिस्तान से भारत आने पर नागरिकता। जब अपना देश बन के तैयार हुआ, अपना प्यारा भारत देश, जब अपना प्यारा भारत देश बना, तो उस समय भारत 2 टुकड़े में बटा। मां भारती के वक्ष पे एक क्या चलाया गया, जंजीर, जिसके तहत 2 हिस्से बढ़ गए और अपने ही देश में बंटवारा हुआ। जैसे परिवार में 2 भाइयों का बंटवारा होता है, तो 2 कमरा उनका, 2 कमरा इनका, आधा आंगन इनका, आधा आंगन इनका पानी उधर, तो महाभारत। ठीक है ना, ये यही कहानी है, यही अपने देश की कहानी है। अपने देश का 2 हिस्सा हुआ, एक पाकिस्तान और एक भारत। पाकिस्तान वाला इधर देखा तो मार खाएगा, भारत वाला इधर गया तो वहां मार खाएगा। तो अब उसमें पीसी कौन? जनता। अब जनता जिसकी जमीनें पाकिस्तान में है लेकिन वो भारत के साथ जोड़ना चाहते हैं तो भारत आ सकते हैं। जिसकी जमीन भारत में है लेकिन मुसलमान होने के नाते उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ रहा है तो वो वहां जा सकते हैं। तो पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए, किसको किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये बात आर्टिकल 6 में लिखा गया है। आर्टिकल 11 1955 की नागरिकता कहता है, ध्यान से समझिएगा, 1 से लेके 5 तक, ये भाग 1 है। क्या है? भाग 1 इसको कह सकते हैं। भाग 1 में यही लिखा है भारत राज्यों का संघ है, केवल भारत के बारे में बताएगा। अनुच्छेद 1 से 5 तक भारत में कैसे राज्य होंगे, कितने राज्य होंगे, राज्यों का सीमा क्या होगा, दूसरे को कैसे मिलाया जाएगा, केवल भारत की बात करेगा भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 5 तक, अभी जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है 6 से लेके 1 से 4 तक है, ये 5 से लेके 11 तक, 5 से 11 तक नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता। अब आप जहां भी देखेंगे, संविधान खोलेंगे, अनुच्छेद 5 से 11 तक जितनी भी बात लिखा रहेगा, कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, केवल यही बात लिखा होगा उसमें। और ये भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। और एकल नागरिकता हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो भाग 2, भाग 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, भाग 2 में नागरिकता एकल है। हमने किस देश से लिया, ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमने ब्रिटेन से ये लिया है। ठीक है ना। अब 5 से 11 के बीच नागरिकता की बात होगी, तो 6ठे में मैंने पाकिस्तान से भारत जो आएगा उसको नागरिकता मिलेगी कि नहीं, ये बात लिखा। 11 में लिखता है 1955 नागरिकता एक्ट अधिनियम एक आया था, कौन भारत का नागरिक होगा। ठीक है ना। आज के समय में जो भारत में जन्म ले रहा है, अब विदेशी घूमने आए हैं, ताजमहल घूम रहे थे, पता चला एक बच्चा पैदा हो गया, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा क्या? ऐसा नहीं नियम है। ठीक है ना। तो भारत का नागरिक होगा कौन, ये सारी बातें 1955 के नागरिकता अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 11 में दर्ज किया गया है। ठीक। अब आता है भाग 3, ध्यान से समझिएगा। भाग 3 सबसे महत्वपूर्ण है और पूरे संविधान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। ठीक। भाग 3 है मौलिक अधिकार। क्या लिखा है? मौलिक अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का जन्म इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ था, जबकि भारत का मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? मौलिक अधिकार लिया। मौलिक अधिकार मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार, हर एक नागरिक का अपना अधिकार। ठीक। जब संविधान बना था उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 है। एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अभी आगे पढ़ेंगे तो वो चीजें आ जाएगी। ठीक है ना। तो मैंने बताया अब 12 से आप जितना पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 तक, यहां तक, ये सब मौलिक अधिकार के अंदर है और सब इंपॉर्टेंट है, एक तरफ से हमको ध्यान रखना है।
एक एक अनुच्छेद। तो मौलिक अधिकार आपको 6 प्रकार का दिया गया है। पहला मौलिक अधिकार है 14 से 18 तक, यानी 14 से लेके मैं जब शुरू करूंगा कहां तक, 18 तक, तो जितनी भी बात आएगी सब समानता की बात आएगी, सब बराबर, कोई बड़ा न कोई छोटा। तो इसी को कहते हैं समता का अधिकार या समानता का अधिकार, ठीक है ना। इसके बाद 19 से लेके कहां तक जाएगा, 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये क्या है, स्वतंत्रता। अब यहां जितनी भी बात कहा जाएगा सबको स्वतंत्र, नागरिक को स्वतंत्र होने की बात कहा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 23 से 24 ये क्या आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, यानी आप कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता, काम करा के पैसे न देना, ठीक, जबरदस्ती काम करा के केवल खाना देना, ठीक, ये सब काम नहीं। आपका मन नहीं है कंपनी में काम करने का, लेकिन कंपनी वाला डंडा किया है, ऐसा मजबूरी आपके पास डाल दिया है कि आपको काम करना पड़ेगा। 3 महीने का पेमेंट रोका है और कह रहा है हम आगे पेमेंट तभी देंगे जब आप आगे काम करोगे, अगर काम नहीं करोगे तो नहीं देंगे। अब आपकी मजबूरी है, 3 महीने की सैलरी लेने के लिए 1 महीना और काम किए, फिर 1 महीने की सैलरी दिया और 3 महीने का पुराना नहीं दिया, फिर कहा कि और 1 महीने काम करो तब दूंगा। ये काम नहीं कर सकते। आपकी नहीं इच्छा है, कहीं भी आप हैं, आपको नहीं इच्छा है, आप रिजाइन देके घर आ जाइए, कोई जबरदस्ती पकड़ के काम नहीं करवाएगा आपसे, ठीक है ना। यही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आता है 25 से लेके 28 तक है, 28 तक ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक यानी आपके धर्म की स्वतंत्रता है, इसमें आपको मिलेगी। आप धर्म में क्या क्या कर सकते हैं उसको नहीं रोका जा सकता। जैसे मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ और मुसलमान से इनको जलन है, ये नहीं कह सकते आज के बाद बकरीद नहीं मनेगा, आज के बाद ताजिया नहीं उठेगा। संविधान कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आगे की बात चलेगी, जितना भी है यहां से ये 28 से 30 तक, ये क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये बोलेगा। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं, ठीक। आर्टिकल 12 में कहा है राज्य की परिभाषा। राज्य को बताया, क्या बताया, जैसे मैं मुख्यमंत्री हूं तो मुझे संविधान बताया, क्या बताया कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनता है और उस जनता को मैं ये अधिकार दे रहा हूं। कौन कौन, जो अभी बताने वाला हूं, जो आपको पढ़ाने वाला हूं, ये सभी मैं अधिकार देने वाला हूं। पहली बात। दूसरी चीज, आपको ये अधिकार किसी कीमत पे छीनना नहीं है, उनसे लेना नहीं है, ये बात कही गई, ठीक। नागरिक से राज्य का मुख्यमंत्री जो भी होगा वो ये अधिकार नहीं छीन सकता, ये बात लिखा गया। किसमें, 12 में, ठीक। तो राज्य की परिभाषा। 13 क्या कहता है, 13 कहता है कि यदि आप कोई ऐसा नियम बनाए जिसमें व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो अधिकार ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, समाप्त माने जाएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कानून बना दिया गया, जनवरी के महीने में एक कानून आया, उस कानून के तहत कहीं भी 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। इससे क्या होगा, लोग ग्रुप बना के या डंडे लेके, कंकड़ लेके सरकार और या पुलिस के ऊपर हमला कर सकते हैं। एक नियम बन गया कि कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में 1000 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अब इससे मौलिक अधिकार का हनन कैसे, जिस विद्यालय में 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं वहां वो इकट्ठा नहीं हो सकते, तो उनके शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार है, हनन हो गया। दूसरी चीज, जहां पे कुंभ मेला लगा, पता चला 14 जनवरी से माघ मेला शुरू हुआ, वहां तो करोड़ों लोग आते हैं, वहां इकट्ठा 1000 हुए, तुरंत पुलिस कार्रवाई करेगी, तो इससे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हुआ। तो अगर मान लीजिए राज्य ऐसा कानून बनाया तो कानून बनाते ही ऑटोमेटिक उसको खत्म मान लिया जाएगा। हाई कोर्ट कह देगा, राज्य की बात रह गई तो हाई कोर्ट कह देगा ये कानून मान्य नहीं होगा। अगर यही बात देश लेवल का रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये कानून मान्य नहीं होगा। तो कोई भी कानून बन गया तो हाई कोर्ट उस पर नजर रखता है। यदि
व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है, कोई भी कानून हो, भले लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सिग्नेचर किया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया ये कानून नहीं बनेगा तो वो नहीं बनेगा। ठीक, अगर राज्य की बात है तो भले विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल सिग्नेचर करके कानून बनाया हो, तब भी वो मान्य नहीं होगा, हाई कोर्ट मना कर देगा। हाई कोर्ट पावर मिलता है 226 अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी करके उन अधिकारों को वापस करता है। ठीक, तो ये बात लिखी गई। 13 में क्या लिखा गया कि कोई भी अधिकार अगर होगा, वो अधिकार से व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो अधिकार ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, वो कानून मान्य नहीं होंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के प्रति समानता, ठीक है ना, विधि के प्रति समानता। जैसे आप कभी कभी न्यूज में देखते होंगे कि सलमान खान को हिरण वाले केस में, मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, कि हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया, और जुर्माना कितना लगा है, 25,000। अब पूरा देश हंसेगा, और जो बेवकूफ होंगे, बेवकूफ टाइप के इंसान, और आपके इस धरा पे, आपके आसपास, आपके पड़ोस में ऐसे बेवकूफ बहुत मिलेंगे जो हमेशा फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे बेवकूफ जब भी मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि अपना देश बिक रहा है, अपने देश, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, सलमान खान करोड़ों अरबों खरबों का मालिक है और जुर्माना लगाया है 25,000। ठीक है ना, आपको नहीं पता होगा, 1 रुपए का जुर्माना लगाया था राहुल गांधी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी, चौकीदार चोर है, ये नारा आप सुने होंगे। राहुल गांधी ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का जुर्माना लगाया। अब कह दो, लो भैया 1 रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं, तो ये क्यों कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया विधि के प्रति समानता, बहुत गरीबी में कोई पला बढ़ा है, उसको भी जितना जुर्माना लगेगा उतना जुर्माना खरबपति को भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि गरीब वाले को 5 रुपए जुर्माना, अमीर वाले को 5 करोड़ का जुर्माना, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा। अनुच्छेद कहता है विधि के प्रति समानता, सब एक समान होंगे। और विधि का सिंबल आप देखे होंगे, न्याय की देवी एक तराजू लिए रहेगी, आंख पे पट्टी बंधा होगा और खड़ी रहती है, ऐसे देखे हैं कि नहीं? वो न्यायपालिका का सिंबल है, वो दर्शाता है कि मेरे आंख पे पट्टी है, मैं किसी का पद, पावर, पोस्ट नहीं देखूंगा कि वो बहुत बड़ा स्टार है, हीरो है, अरे विराट कोहली की बात है, इसको माफ कर दिया जाए। ठीक, ऐसा नहीं है। जो कानून के शिकंजे में आएगा उसको बराबर फैसला मिलेगा, जो सजा होगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे बहुत बड़ा उद्योगपति हो, सबको बराबर सजा मिलेगी। ठीक, तो वही चीज लिखा, विधि के प्रति समानता, सब बराबर होंगे। ये नहीं कि प्रधानमंत्री का बेटा है तो 1 साल सजा दे दो, और जो गरीब है बेचारा, जिसके आसपास कोई नहीं है, उसको 10 साल की सजा दे दो, ये कानून नहीं करेगा। ये आर्टिकल 14 में लिखा है, विधि के प्रति समानता। 15 में कहता है धर्म, लिंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। धर्म के आधार पे, जैसे मैं कोचिंग खोल लिया, मैं बता दिया हिंदू के अलावा मुसलमान कोई नहीं पढ़ेगा, अगर मैं ऐसा विभेद करूंगा तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगा। ठीक, लिंग के आधार पे विभेद नहीं करेगा। मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, लड़कों को मैं कंपनी में रखा हूं, काम कराता हूं 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, नहीं करते तो खूब गाली दे दे के काम कराता हूं। लेकिन अगर लड़कियां काम करने लगे तो इनको गाली भी नहीं दे सकता, इनसे ज्यादा 3-5 करूंगा तुरंत FIR कर देंगे। तो मेरे मन में आ सकता है यार, लड़कों को रखें, लड़कियों को नौकरी न दें। लड़कियों को देंगे तो ये काम भी ठीक से नहीं करेंगे, और थोड़ा सा हुआ नहीं तू मैं तुरंत पहुंच जाएंगे पुलिस स्टेशन। तो लिंग के आधार पर विभेद नहीं, ठीक है ना, कि यानी लड़कियों के, लड़का लड़की होने की वजह से आप नौकरी से बाहर नहीं कर सकते। कोई ट्रांसजेंडर आया, हिजड़ा आया नौकरी करने के लिए, आप ये नहीं कह सकते अरे अब हिजड़ा के रखा नौकरी, यदि योग्य है तो रखना पड़ेगा। ये क्या कहता है? आपका संविधान कहता है सब बराबर, लिंग के आधार पे कोई भी भेद नहीं, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं। जितनी सैलरी, पहले होता क्या था, प्राइमरी के जो प्रिंसिपल थे उनको लड़का है तो ज्यादा सैलरी, लड़की है तो कम सैलरी, ये माना जाता था लड़की उतना काम नहीं कर रही। लेकिन इसमें ये कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन, वेतन भी बराबर होने चाहिए, ये सब समानता की बात किया। 15 धर्म, लिंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं। आर्टिकल 15 एक मूवी है, देखिएगा, बहुत अच्छा मूवी है। 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। जब भी कोई भी फॉर्म आएगा सरकारी नौकरी का, तो एक बाकायदे फॉर्म जारी किया जाएगा, उस फॉर्म के आधार, फॉर्म पे याद आया, एक फॉर्म आया है, उस फॉर्म का नाम है IBPS RRB।
ये फॉर्म सामान्य के लिए 850 रुपए है, बाकी SC ST OBC के लिए शायद 175 रुपए है, ठीक है ना। तो आप लोग भरिएगा ये फॉर्म। इसमें केवल दो सब्जेक्ट पूछा जाएगा, वो हिंदी और रीजनिंग, केवल 2 सब्जेक्ट, मैथ भी नहीं है, हिंदी और रीजनिंग, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन होगा 40 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का 40 और रीजनिंग का 40 क्वेश्चन होगा। लेकिन अंतर एक चीज है, ये बैंक की नौकरी है, इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो एक पेपर और होगा, उसके बाद नौकरी मिलेगी, ठीक। और ये बैंक में आपको नौकरी मिलेगा, और बैंक की खास बात होती है कि वो साला टाइम नहीं देता आपको, ठीक। आपको पूरा 80 क्वेश्चन 45 मिनट में करना है, ठीक है ना। केवल 45 मिनट का टाइम दिया है, 1 घंटे का भी टाइम नहीं है। 45 मिनट में करना, 2 सब्जेक्ट हिंदी रहेगा और रीजनिंग रहेगा। अगर आप इच्छुक हो तो ये फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और एक फॉर्म और आया है, वो ITI से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जो ITI वगैरह किए हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, आपको सही सलाह दे रहा हूं, ठीक। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब वाले एरिया में जाना है, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो आप कंप्यूटर का कोर्स जो भी उपयोगी है वो सब करिए, ठीक। लेकिन अगर आपका लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कंप्यूटर का कभी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, केवल थ्योरी याद करना, किसी में पूछता है, जैसे दिल्ली पुलिस में पूछ लेता है, ठीक। तो कंप्यूटर मत पढ़ना, बल्कि कंप्यूटर की जगह आप ITI कर लेना। ITI करने से टेक्निकल डिग्री, इसके पहले जो लोको पायलट की वैकेंसी आई थी ITI वाले भरे थे, और ITI डिग्री अगर टेक्निकल डिग्री नहीं है तो लोको पायलट का फॉर्म नहीं डाल सकते, रेलवे इसमें बिजली विभाग में JEE का फॉर्म आप नहीं डाल सकते, ठीक है ना। और जितने भी ट्रेन से रिलेटेड जो भी कार्य है उसमें एक टेक्निकल डिग्री मानता है। तो बल्कि मैं कहूंगा कंप्यूटर के बजाय अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो ITI जरूर कर लीजिए, कंप्यूटर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान भेड़िया धसान, अगर एक लड़की कंप्यूटर पढ़ी तो पूरी लड़की भर जाएगी कंप्यूटर सेंटर पे। ये हिंदुस्तान की एक विशेष क्वालिटी है, ठीक। क्या BSF, हाँ BSF, जिनका आर्मी का सपना है, BSF वाला फॉर्म आया, देख लीजिएगा। और कहेंगे तो मैं कल पूरे फॉर्म के बारे में आधे घंटे लगेगा, कौन कौन फॉर्म आया, सैलरी क्या है, कि क्या क्या एग्जाम होगा, उसका सिलेबस क्या है, सब बता दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा आंकड़ा निकाल के तब बताना पड़ेगा। तो वही चीज लोक नियोजन, जब भी सरकारी नौकरी में कोई भी पद खाली हुआ तो उस पद के लिए सरकार विधिवत नोटिफिकेशन जारी करेगा, बच्चे फॉर्म डालेंगे और उसका मेरिट बनेगा और मेरिट के आधार पे चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपने रिश्तेदार को लोग भर लें, ये काम आप नहीं कर सकते, ये मौलिक अधिकार का हनन है, ये ध्यान रखिए। अगर ऐसे भर्ती हुई, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका बहुत अच्छा पकड़ था, डायरेक्ट डिप्टी सीएम से बात किए, भाई साहब थोड़ा सा देख लीजिए, डिप्टी सीएम देखिए 1-2 वैकेंसी खाली है तो दे दिए। देखिए कुछ कोटा होता है, अगर वो अपनी कोटा से नौकरी दिए हैं तब तो आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मृतक आशिक कोटा, पिताजी सरकारी जॉब में थे, उनके न रहने पे बेटा सरकारी जॉब में गया, उसको कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन घूस पताही दे के आप नौकरी पाए हैं, दूसरे का मैं फॉर्म रिजेक्ट करके आपका नंबर बढ़ा के आपको कर दिया, तो आप नौकरी कर रहे हैं, पूरे 60 साल की नौकरी में कभी भी जांच हुई और आप पकड़े गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जितना सैलरी लिए हैं सरकार के ऊपर होगा, वो अगर वो आप 5 साल से सरकार का सैलरी लिए हैं तो 5 साल की पूरी सैलरी वापस वो ले लेगा, ये भी कर सकता है। आप नहीं देंगे तो आपकी जमीन वो पूरा अधिकार कर लेगा, हड़प लेगा। इसलिए ज्यादा नेतागिरी के चक्कर में न पड़ो कि नेता नौकरी लगवा देंगे, आज लगवाएंगे कल फंस जाएंगे। मेरे फूफा जी ने इसी तरीके से किया था, उनका घूस पताई से नहीं हुआ, जहां से बीएड किए थे वो बीएड मान्यता प्राप्त विद्यालय था नहीं, नौकरी मिल गई, 56 साल तक वो नौकरी किए और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बने, 1,20,000 उनकी सैलरी थी। और जैसे हाई कोर्ट में मैटर गया, हाई कोर्ट ने कहा ये तो विद्यालय कभी अस्तित्व में था नहीं, मान लो आज नहीं है, तो जब आप किए थे तब तो रहना चाहिए, तब के आंकड़े भी नहीं। पहले के विद्यालय जानबूझ के मान्यता प्राप्त लिख दिए, आज भी लिखा रहता है। आप BA BSc कर रहे हो, जिस विद्यालय से कर रहे हो, अगर वो मान्यता प्राप्त नहीं है और सरकारी नौकरी में ये लिखा रहता है मान्यता प्राप्त विद्यालय से ग्रेजुएशन हुआ हो, और आप जैसे नौकरी करने जाएंगे आप अपना मार्कशीट देंगे, दिखाएंगे मैं BA किया हूं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है,
तो वो तुरंत चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि जिस विद्यालय से किए हैं वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो आप भले ही नौकरी निकाले हैं, आपको बाहर कर देगा, एग्जाम भले आपका निकला है। इसलिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से ही पढ़ाई करना चाहिए। तो उसी में उनका दिक्कत हुआ तो अंत में उनको बाहर करके उनका पेंशन उनसन सब बंद कर दिया है। तो ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा। तो मैं क्या बताया, लोक नियोजन यानी जब भी कोई फॉर्म रहेगा, पढ़ो लिखो, अपने दम पे नौकरी पाओ, टेंशन फ्री रहो। नहीं तो जब तक नौकरी करोगे टेंशन ही रहेगा, कहीं अधिकारी आके लीप पोत न दे। ठीक, आगे देखिएगा, ये लोक नियोजन में समानता। मैंने आपको क्या बताया, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया डेट इज ए कार्ड भारत, भारत के दो नाम इंडिया और भारत। मैंने आपको 6 में बताया पाकिस्तान से भारत आने की नागरिकता, 2 में बताया था विदेशी भूमि को भारत में कैसे लाया जाएगा, 3 में बताया था भारत के राज्य या क्षेत्रफलों में परिवर्तन करना होगा, ठीक है ना। 11 में बताया था 1955 के आधार पर भारत में कौन नागरिक होगा कौन नहीं, ये 11 में। 12 में राज्यों की परिभाषा, 13 में राज्य कोई भी मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता, 14 में मैंने आपको बताया था विधि के प्रति समानता, 15 में बताया धर्म लिंग जाति के आधार पर विभेद नहीं होगा, 16 में बताया लोक नियोजन में समानता, कोई भी फॉर्म निकलेगा तो वो सब व्यक्ति के लिए होगा। 17 में अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना, अस्पृश्यता का अंत। दरअसल होता क्या था, आर्टिकल 17 मैंने बताया अपने देश में आजादी के समय बहुत होता था, बड़े बड़े वर्ग कुल के लोग क्या कहते थे, कोई टच किया तो मैं अशुद्ध हो गया, तो अपने पास उठना बैठना नहीं करते थे, उनको छूते नहीं थे। तो ये अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत पूर्णतया समाप्त होना चाहिए। 18 उपाधियों का अंत, अंग्रेज देते थे सर की उपाधि, राय बहादुर, ठीक है ना, ये सब अंग्रेजों की उपाधि होती थी, और महाराजा धीराज, ठीक, ऐसे उपाधि राजा लोग लेते थे। तो उपाधियों का अंत, कोई अपने आप को ये नहीं कहेगा मैं महाराजा धीराज हूँ, ठीक है ना, मैं सर की उपाधि लिया हूँ, मैं नाइटहुड की उपाधि लिया हूँ, मैं केसर ए हिंद की उपाधि, सारी उपाधि बंद किया। 2-3 जगह उपाधि चलता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से देखिए, शिक्षा और सेना, 2 चीज में उपाधि चलता है। सब जगह उपाधि खत्म किया, केवल 2 जगह उपाधि है। शिक्षा, आप डॉक्टरी की पढ़ाई किए, अपने नाम के आगे लगा लीजिए डॉक्टर सूरज द्विवेदी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप इंजीनियरिंग किए हैं, अपने नाम के पहले इंजीनियर लगा लीजिए, तो शिक्षा में उपाधि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, सेना में अगर आप कर्नल हैं तो अपने नाम के आगे कर्नल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट डाल लिए, कुछ भी है, सेना के सूबेदार हैं, सूबेदार डाल लीजिए। तो सेना में जो पद पे हैं वो भी डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में पुरस्कार, जैसे भारत रत्न पाए हैं तो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं भारत रत्न सूरज द्विवेदी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। तो इस टाइप से भारत रत्न प्राप्त या पुरस्कार जो पाए हैं वो लगा सकते हैं, बाकी और कहीं उपाधि नहीं चलेगी, ठीक है ना। 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। यही रीजन है कि हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिसके बारे में जो बोलना रहता है खुल के बोल देते हैं, ठीक। चौकीदार चोर है या कुछ भी जो भी बोलना हो, ये संविधान स्वतंत्रता दिया है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक। चले जाओ चाइना में, अगर आप सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोले तो ऐसे तोप से मरवाता है गोली, बंदूक से नहीं मरवाता, तोप ऐसे इतना मोटा उसका गोला होता है, उसी के सामने शरीर बांध दी जाती है, तब उड़ाया जाता है। वहां की मीडिया सरकार के खिलाफ कभी दिखा दे, कभी चाइनीज न्यूज देखना तुम लोग, कभी सरकार के खिलाफ कोई बोलता ही नहीं। जिस दिन बोला पूरा मीडिया वालों को एकदम एक तरफ से तोप लगा के उड़वा देगा, पूरा सेंटर पे बम फेंक देगा, ठीक है ना, तो उसका नामो निशान नहीं बचेगा। लेकिन अपने संविधान में वाक, बोलने की पूरी स्वतंत्रता। आप प्रधानमंत्री को मन हो गरिया दो, क्या हो जाता है, कुछ नहीं, और गाली देते भी हैं लोग। अभिव्यक्ति, किसी भी चीज को प्रदर्शित करना है, ठीक। जैसे इन लोगों को देख के आप बता सकते हैं कि ये महिला है, इनकी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या है, लड़का देखे, अगर इतना छोटा बाल है आप बता देंगे ये लड़का है, अगर इतना लंबा बाल है तुरंत कहेंगे कि ये लड़की होगी, ठीक। इनकी ये क्या है, अभिव्यक्ति, हमने अभिव्यक्ति किया। कपड़े से अभिव्यक्ति, लड़कों का कपड़ा अलग होता है, इनका कपड़ा अलग होता है, कपड़ा देख के आप बता देंगे ये लड़की का कपड़ा, ये लड़का का। आप हिंदू धर्म के हैं, तिलक लगा लिए, तिलक से पता चल जाएगा ये व्यक्ति हिंदू धर्म का है। आप मुस्लिम धर्म के हैं, सफेद टोपी लगा लिए। ये स्वतंत्रता दी गई है संविधान में कि आप बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने धर्म को दिखा सकते हैं, अपने लिंग को दिखा सकते हैं, अपने जाति को भी दिखा सकते हैं। अब जाति दिखाना, जैसे ब्राह्मण है तो बहुत बड़ा चोटी रख लिया,
ठीक है ना, उसकी जाति क्यों प्रदर्शित हुआ। अगर वो छत्री है तो छत्री अपने हिसाब से औजार रख लिया, जो है तलवार वगैरह ले लिया, तो छत्री प्रदर्शित हो गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब न्यूज चैनल वाले स्वतंत्र हैं, जो चाहे सरकार के खिलाफ पक्ष विपक्ष जो दिखाना है दिखाए, सरकार मना नहीं कर सकती कि प्रधानमंत्री मोदी बैठे न्यूज देख रहे हैं, इंडिया न्यूज मेरे खिलाफ बोल दिया, ऐसा करो, इसको कल से इसका पूरा सिस्टम बंद कर दो, तो इसका जो है बहुत देख रहे हैं उछल रहा है, ये काम नहीं किया जा सकता। न्यूज चैनल वाले पूरी तरीके स्वतंत्र हैं और ये संविधान की चौथा स्तंभ माने जाते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में आपको पूरी जानकारी, आपका पड़ोसी नौकरी पा गया, आपको शंका है कि ये घूस देके हुआ है, आरटीआई दाखिल कर दो कि ये व्यक्ति ने कब फॉर्म भरा, कब एग्जाम हुआ, किस आधार पे नियुक्ति हुई, इसकी कॉपी तक मुझे चाहिए, मैं देखूंगी, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट तुरंत इसकी कॉपी मंगाएगा, दिखाएगा, बताएगा और आपका क्लियर। मान लीजिए आपको कभी ऐसा भी लगता है कि मेरा एग्जाम निकल गया है लेकिन फाइनल मेरिट आई, आपका नाम नहीं है, आपको शंका है सब साले घूस दे के भर गए, हमको बाहर कर दिए, आरटीआई दाखिल कर दो, हाई कोर्ट पूरी कॉपी मंगाएगी और जो भर्ती में थे उन सबको बुलाएगी, ये बच्चा बाहर क्यों हुआ वो रीजन बताएंगे, वही रीजन हाई कोर्ट का जज आपको बताएगा। ठीक, जैसे एक लड़का था, वो अग्निवीर में पेपर दिया और पेपर में पास था, ठीक है ना, पास भी था और दौड़ एक्सीलेंट मारा तो 100 नंबर का था, तो 20 नंबर एक्स्ट्रा भी मिला, टोटल 200 नंबर में अग्निवीर की मेरिट बनती है। ठीक, एग्जाम भी पास हुआ, दौड़ 100 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है, 100 का होता है ना, 100 का रिटेन एग्जाम और 100 नंबर का फिजिकल, दौड़ भी होगा, ये सारी चीज। तो फिजिकल वाले में 120 नंबर पाया, 20 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है जब आप एक समय सीमा पे, जैसे इतने मिनट में आर्मी की दौड़ कंप्लीट करना है और उससे बहुत ही कम समय में आप कंप्लीट कर ले, तब आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है। अब वो एग्जाम पास था, यहाँ 120 नंबर पाया, फाइनल मेरिट में उसका नाम नहीं है, आरटीआई दाखिल कर दिया कि मेरी कॉपी निकाला जाए, मुझे बाहर कहाँ किया जाए। तो वो लोग कॉपी ले आए, हाईकोर्ट बताया कि बेटा जो मेरिट गई थी वो मेरिट गई थी 168 प्लस, 168 के ऊपर वालों को नौकरी मिली है। ठीक, और तुम रिटेन एग्जाम में पाए हो 24 नंबर और कट ऑफ गया था 22 नंबर, इसलिए तुम्हें पास दिखा दिया गया, पहली चीज। और तुम 120 नंबर फिजिकल में पाए हो, 120 और 24 जोड़ देंगे तो 144 होगा और तुम मेरिट से कम हो, इसलिए तुम्हें बाहर कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं? वो भी संतुष्ट हो गया। ठीक, उसको भी नहीं लगेगा कि मुझे गलत तरीके से बाहर किया गया। तो ये आपको अधिकार दिया गया आरटीआई। भारत सरकार ने कितना पैसा निकाला और कितना खर्च किया, ये भी जानकारी आप आरटीआई दाखिल करके ले सकते हो कि हमारे गांव में एक पुल बना, भारत सरकार ने कितना पैसा भेजा और कितना लगा, वो पूरा हिसाब आप लोगे, ठेकेदार कितना खाया, सब आपका आंकड़ा। संविधान बहुत अच्छा है, आप चाहोगे तो एक एक आदमी को बेईमानी करने से आप रोक दोगे, लेकिन दिक्कत यह है कि आप जानते ही नहीं कि हम कर क्या सकते हैं। समस्या इस बात की है। झंडा फहराने का अधिकार 2004 से मिला, ठीक है ना, स्टील कंपनी के हेड ने दिलाया। पहले ये नियम नहीं था कि ये झंडा आप कहीं भी फहराइए, ठीक, केवल ऑफिस और कार्यालय, विद्यालय, इन्हीं सब चीजों में लहराया जाता था। 2004 के बाद आप अपनी छत पे भी तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। ये इसके बाद कहीं भी घूमना है भारत में आप घूम सकते हैं, कहीं भी रहना है रह सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 19 का F एक महत्वपूर्ण है, संपत्ति का अधिकार था, ये वर्तमान में खत्म हो गया, ध्यान रखना। तो रहना टहलना सब इसी में। 20 में दोष सिद्ध हेतु संरक्षण, किसी को पता चला कोई आदमी है, उसके ऊपर बलात्कार का केस लग गया, ठीक, बता दिया गया कि ये व्यक्ति फला ने बलात्कार किया। हिंदुस्तान भेड़िया धसान, न सोचना न समझना, सुनते ही गए पटापट मारना शुरू कर दिए 10-20 लोग मिलके। हो सकता है जो लड़की ये आरोप लगा रही है, हो सकता है वो गलत तरीके से आरोप लगा रही हो, ठीक, या वो केवल और केवल सबक सिखाने के लिए चलो तुमको बताते हैं और बेवजह का केस लगाने के लिए कर दी हो और जनता महामूर्ख पकड़ के पीटना शुरू कर दी, लेकिन उसकी गलती नहीं, तो उसके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? तो पुलिस का ये काम है कि जब तक कोर्ट ये सिद्ध न कर दे कि हाँ ये दोषी है, तब तक संरक्षण देना। तो क्या दोषी होगा तब छोड़ देंगे क्या कि पीटो पाटो? नहीं, दोष के बाद भी, गिरफ्तारी के बाद भी संरक्षण, अगले अनुच्छेद में लिखा है गिरफ्तारी के बाद भी संरक्षण देना है। सजा का काम कोर्ट का होगा, नागरिक का नहीं है।
अगर मैं गलती किया तो मुझे सजा कोर्ट देगी, 2 साल 3 साल 5 साल, और बहुत गंभीर समस्या है तो फांसी पे कोर्ट लटकाएगी। जनता मुझे नहीं सजा दे सकती, जनता का अधिकार नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर गलती किया तो पुलिस का काम है उसको संरक्षित करना। आप देखते हैं चोरी वोरी में पकड़ा गया, लोग मार रहे हैं, पुलिस आके तुरंत बचाती है उसको पकड़ के थाने पे ले जाती है। पुलिस पीटेगी चलेगा, लेकिन नागरिक न पीटे नहीं, मारते मारते मार डालेंगे, एफआईआर किसके खिलाफ होगा? इतने लोग मारे हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज दोष सिद्ध है तो संरक्षण 21 करता है प्राण एवं दैहिक अधिकार, यानी जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। मेरा टाइम कब तक है जरा देख के बताओ? 10:15 तक हो गया मेरा टाइम, क्या बताएं। प्राण एवं दैहिक अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना। प्राण एवं दैहिक, जैसे आप बैठे हैं, आपको डर है सामने वाला बंदूक लेके आया है, मार सकता है, ठीक है ना, तो आपका पूरा अधिकार है कि बंदूक निकालिए, आप ही मार दीजिए, लेकिन कोर्ट में सिद्ध करिए कि अगर मैं इसे न मारता तो ये मुझे मार देगा। इसी को कहते हैं प्राण एवं दैहिक अधिकार। कोई लड़की घर में अकेले है, अचानक में 2-4 लड़के घुस गए, उनकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है, उसको डर है कि अगर मैं इन लोगों को नहीं मारी तो ये लोग मेरे साथ गलत कर सकते हैं, तो उठाओ डंडा उंडा, बांस ओस राड ओड उठा पीट पाट दो, कायदे से खोपड़ी उपड़ी पांचों की फट जाए। ये आपको अधिकार दिया गया है, अपनी रक्षा के लिए आप दूसरे को वो कर सकते हैं, लेकिन ये शर्त होगा कि कोर्ट में सिद्ध आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार, बहुत बड़ा अधिकार है। ये अधिकार आप चाहकर भी नहीं ले सकते। जैसे आपके घर के बगल में एक फैक्ट्री है और घर के बगल में 4 टावर है। अब जहां आप रहेंगे, फैक्ट्री के धुएं से आप प्रदूषित हैं, इधर 5 टावर हैं, इन टावरों से प्रदूषित हैं। आपकी लाइफ कम हो जाएगी, आप 40 साल में बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल में आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसमें आपकी गलती थी क्या? नहीं, न फैक्ट्री आपके बाप की, न टावर आपके पिताजी की, ठीक है ना। दोनों अलग अलग, कमाया कोई और, पैसा कोई और इकट्ठा किया, उसका घर दूर दूर है और सजा मैं भुगत रहा हूं, 60 साल में मैं मर जाऊंगा। वो लोग तो दूर पे घर बनाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार। आप कोर्ट में याचिका दायर करिए कि यहाँ पे इतना और ये फैक्ट्री के द्वारा इतना प्रदूषण है कि मेरा जीना है यहाँ पे मुश्किल हो गया है। तुरंत हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी, जितना जल्दी हो, भले इकलौते घर में आप अकेले हैं, फैक्ट्री भी बंद होगी, वो भी बंद होगा। यही तो संविधान की खूबसूरती है। वो समूह नहीं देखता कि फैक्ट्री बंद कर देंगे, टावर बंद कर देंगे तो इतना नुकसान होगा और आदमी केवल एक रह रहा है ना, इससे मतलब नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी होगा तो उसकी भी जिंदगी के लिए वो कहता है, ठीक। अभी मैं परसों नरसों देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया कि पेट में जो बच्चा माँ के पेट में रहेगा, मौलिक अधिकार उसको भी दिया जाएगा, ठीक है ना। अब अगर माँ के गर्भ में पेट में बच्चा आ गया तो 3 महीने के बाद वो बच्चा कोई भी गलत तरीके से बाहर नहीं कर सकता, ठीक। डॉक्टर को दी जाएगी, जितना वो जो लोग करवा रहे हैं उनको उतनी सजा डॉक्टर को होगी। 5 साल आप जेल में रहेंगे, 5 साल डॉक्टर को भी जेल कर दिया जाएगा। आपको 5 लाख का जुर्माना, डॉक्टर भी 5 लाख का जुर्माना, यानी बराबर का अपराधी वो माँ भी होगी और माँ जो बच्चा गर्भ में है उसका पिता भी होगा, साथ में जो डॉक्टर ये काम करेगा वो भी होगा। तो ये सब गलत तरीका है। पेट में बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए। लोग लड़कियों को मार देते हैं, अल्ट्रासाउंड कराए नहीं, स्त्री है मार डालो इसको, हमें तो बच्चा चाहिए। ये बहुत गंदी हरकत है। अब तो स्त्री पुरुष में बहुत विभेद नहीं है, चाहे जो है टेंशन मत लेना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक। देखिएगा तो इसमें मैं कहाँ पढ़ाया, प्राण एवं दैहिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो यही है कि आप दिल्ली में है, प्रदूषण ज्यादा है, आप केस कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तुरंत डांटेगा मुख्यमंत्री को, 2-4 दिन गाड़ियां बंद करा दी जाएगी। जब प्रदूषण कम होगा तब लोग घर के बाहर निकलेंगे, ठीक। यही है जीवन जीने का अधिकार। 22 में गिरफ्तारी हेतु संरक्षण, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आपको संरक्षण करेगा, कोर्ट सजा दे देगी तो कोर्ट जैसा ऑर्डर करेगा वैसे ही पुलिस करेगी, जनता के समक्ष नहीं सौंपेगी। यही रीजन है कि कसाब जैसे आतंकवादी के लिए भी 50 पुलिस उसके सुरक्षा में लेके जाती है। अब कुछ छछुंदर टाइप के लोग फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, क्या करेंगे कि बताओ हमारा देश, हमारा कानून कैसा है कि कसाब इतना बड़ा आतंकी अपने देश के 150 लोगों को मारा और 50-50 पुलिसकर्मी उसको सुरक्षा दे रहे हैं। ये संविधान में लिखा है, देना पड़ेगा। तुम नहीं पढ़े हो, तुम कुछ भी बक सकते हो, लेकिन संविधान अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, गिरफ्तारी हेतु संरक्षण। 23 कहता है बालाश्रम, बच्चों से
जो भी छोटे बच्चे हैं 18 वर्ष से नीचे, उनको बड़े बड़े फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, जोखिम वाला काम नहीं। अब जैसे सब्जी मार्केट में बेच रहा है सब्जी, तो वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। खैर ये भी बात है कि श्रम नहीं कराना चाहिए, 18 के नीचे कोई भी बच्चा हो उसे कमाने उमाने वाला काम नहीं देना चाहिए। भेज दिए हैं ठेला लगा रहा है, ये न्याय उचित नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा है किसी फैक्ट्री में काम करता है और उस फैक्ट्री का काम है कि 240 फीट ऊपर जाने के बाद वहां एक केमिकल है, उस केमिकल को चेंज करना पड़ता है। अब वो छोटा सा बच्चा जाएगा वहां पे, अब केमिकल चेंज करते समय थोड़ा सा लापरवाही की, कितना बुद्धि होगा। छोटा सा बच्चा वो तो चंचल होता है, ऊपर जाएगा देखेगा तो खूब हंसेगा। मान लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक किया तो ऊपर से गिरा और फाइन। ठीक, तो ऐसे जोखिम भरे काम में जहां बच्चों की जिंदगी जा सकती है, उस काम में कभी भी कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता। इसीलिए जब भी आप कभी भी नौकरी करने जाओगे, आपका आधार कार्ड और मार्कशीट वगैरह क्यों जमा होता है? कंपनी वाले, पुलिस आएगा तो दिखाएंगे, देखिए इसकी 18 साल उम्र पूरी हो गई। और पुलिस टहलती रहती, कंपनी देखा नहीं घूमा, कोई देखा हाँ इसको अभी रोए तक नहीं आए हैं, ये 18 से कम है, साइड में आओ, इधर आओ। तो बेटा कहाँ से हो? बिहार से आया हूँ। तो कितने साल के हो? अब कुछ पता ही नहीं है, पढ़ा लिखा होता तो अभी आता क्या हो। कंपनी मालिक को बुलाया जाएगा, इसका पूरा मार्कशीट आधार कार्ड निकालो, देखे 18 साल का हुआ है कि नहीं। तुरंत चेकिंग करेगा, अगर 18 साल का है छोड़ दिया, अगर नहीं है तो 2-4 लाख फाइन मार देगा। और करेगा कुछ नहीं, फाइन मार देगा। तुम्हें नहीं कहेगा तुम घर जाओ, तुम्हें कहेगा करते रहो बेटा, 4 लाख मुझे दो। जेब में लेके चला गया, फिर 1 महीने बाद आया, फिर तुम दिख गए, आओ फिर 4 लाख का फाइन, फिर 4 लाख जेब में डाला। यही करता है पुलिस। ठीक, इसीलिए कंपनी वाले छोटे बच्चे को 18 के नीचे कभी रखते ही नहीं, जबकि जानते हैं कम सैलरी में ये काम करने के लिए तैयार है, फिर भी नहीं रखते। नहीं तो पुलिस आएगी, एक ही दिन में सारी सैलरी निकाल लेगी। ठीक, तो बालाश्रम नहीं कर सकता। आर्टिकल 24 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ये कारखाने में, जोखिम भरे कारखाने में काम नहीं करवा सकते। 25 कहता है अंतःकरण से कोई भी धर्म मानिए, आपका जो भी धर्म इच्छा करे, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जो मन करे वो धर्म मानिए, अपने हृदय से मानिए, उसका पालन करिए, उसका प्रचार करिए, सब सही है, लेकिन ज्ञान मत दीजिए। ठीक, कि आप मुसलमान हैं, आपको नहीं पसंद है तो हिंदू बहुत अच्छा है, सनातन संस्कृति है, बहुत वैज्ञानिकता है, आप ये सब प्रचार के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। जैसे एक कभी कभी ऐसा भी होता था, पहले के जमाने में बहुत होता है, जैसे मैं बहुत बड़े कंपनी का मालिक हो गया, ठीक है ना, कंपनी का मालिक बना। अब कंपनी का मालिक बनने के बाद एक लड़का है, उसके 3-4 बहन है, पिताजी उसके नहीं है। अब वो अपने बहन की शादी करेगा, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं हर लड़की की शादी में 10-10 लाख दे दिया, 40 लाख दे दिया। अब उसकी इतनी संपत्ति भी नहीं है कि वो पूरी संपत्ति बेच के 40 लाख मुझे दे। अब जीवन भर मेरा रेडी रहेगा, मैं काम कराऊं, सैलरी ना दूं तब भी वो काम करेगा, पहली चीज। दूसरी बात ये कि मैं कह दूंगा कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करो, अगर मैं मुस्लिम हूं तो कह दूंगा मुसलमान धर्म स्वीकार करो, तुम्हारा ये 40 लाख माफ। अगर नहीं स्वीकार किए तो 40 लाख पूरा वसूलूंगा। अब बेचारा डरेगा, नहीं स्वीकार करेगा तो 40 लाख देना पड़ जाएगा। अब मजबूरी वश वो हिंदू से मुस्लिम बन जाएगा, या मुस्लिम से वो बौद्ध बन गया, या बौद्ध से हिंदू बन गया, हिंदू से बौद्ध, कुछ भी बन सकता है। ठीक, तो ये काम कोई नहीं कर सकता, भले एहसानमंद हो, लेकिन आप जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अपनी इच्छा से वो जो चाहे वो करे, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कराओगे। यही कहा, अंतःकरण से कोई भी धर्म आप मानिए चलेगा, लेकिन किसी दूसरे को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएंगे तो केस होगा। धार्मिक संस्था का संचालन, अपने धर्म को बढ़ावा के लिए, जैसे मुसलमान लोग मदरसा चलाते हैं उर्दू पढ़ाने के लिए, हिंदू लोग गुरुकुल चलाते हैं संस्कृत पढ़ाने के लिए, वेद पढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म के लोग अपना धम्म नीति पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। एक चीज ध्यान रखना, आप एक पुस्तक है बौद्ध धर्म में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी है, बुद्ध और उनका धम्म। ठीक है ना, बुद्ध और उनका धम्म। ये पुस्तक जब भी समय मिले, खाली समय में, जब नौकरी पा जाना तब, अभी नहीं, तो ये पुस्तक जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी पुस्तक है। अंबेडकर जी के नाम पे जो लोग लड़ते हैं, ठीक, जब ये पढ़ेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि वास्तव में अंबेडकर जी का संदेश क्या है।
अंबेडकर जी ने कभी लड़ने के लिए नहीं कहा था, अंबेडकर जी बार बार पढ़ने के लिए कहे थे। और गौतम बुद्ध ने जो थ्योरी दी है उस थ्योरी को बड़े शॉर्टकट में बहुत अच्छे से उन्होंने व्याख्या किया है अंबेडकर जी अपने पुस्तक में बुद्ध और उनका धम्म, ये पुस्तक जरूर पढ़िएगा। तो ये कहा कोई भी संस्था, धर्म की संस्था, संस्कृत विद्यालय आप चला सकते हैं, मदरसा चला सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 के तहत। 21 कहता है 31 संपत्ति का अधिकार, आपकी संपत्ति, जगह, जमीन, घर द्वार जो भी है ये आपका मौलिक अधिकार था जब संविधान बना था तब, वर्तमान में नहीं है। और क्यों नहीं उसको समझिए, मैं बार बार बताया हूं, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे आपकी संपत्ति, मान लीजिए आपका खेत है, उसी पे रेलवे की पटरी जाने वाली है, अगर आपका मौलिक अधिकार है तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 13 में लिखा है कि गवर्नमेंट कभी भी मौलिक अधिकार जनता से नहीं ले सकता, तो जमीन भी मेरा नहीं ले पाएगा। खूब पटरी बिछाते चला आया, मेरी जमीन 1 बिस्सा आ गया, हम नहीं देंगे, हमें 1 अरब रुपए चाहिए तब देंगे, और 1 अरब देना पड़ेगा क्योंकि वो पटरी बिछाने में 10 अरब लगाया है, या तो अपना 10 अरब बर्बाद करे या 1 अरब और दे के पूरी पटरी बनाए। तो ये समस्या पैदा हो गई। बीच बीच में कोई ना कोई अड़ंगा लगा देता था, हम जमीन नहीं, जब जमीन नहीं दोगे तो सड़क कैसे बनेगी, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं नागिन चाल यहाँ से गया फिर काट के ऐसे घुमा के तुम्हारा घर मोड़ के फिर आगे से लेके जाए, वो तो जाएगी सीधे। तो सड़क बनाना हो, रेलवे बनाना हो या कोई पुल बनाना हो, जनता की सेवा के लिए सरकार कोई काम करेगी तो आपकी संपत्ति को छीन सकती है। इसी में मैटर में फंसा था, 13 जज के बेंचों ने फैसला दिया केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती चले गए, मेरा मौलिक अधिकार है तो साला सरकार जबरदस्ती ले क्यों रहा है। जज ने कहा बात तो सही है, जज ने तुरंत ऑर्डर कर दिया इसकी जमीन नहीं लिया जाए। जब जमीन नहीं लेंगे तो रेलवे पटरी कैसे बिछेगी, एक समस्या और खड़ा हुआ। तो राष्ट्रपति ने पूछा सुप्रीम कोर्ट महोदय के जज जी आप बताइए देश कैसे विकास होगा अगर ऐसे फैसला देंगे। तो जज साहब ने कहा यार तुम मूर्ख हो, इसको मौलिक अधिकार से निकाल के बाहर कर दो, अपने आप कानूनी अधिकार होगा। जहां जमीन है सब लोग अपना लेंगे, लेकिन कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकता है, जब चाहे तब छीन ले। तो इसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार इस समय अनुच्छेद 300A, आर्टिकल 300A में क्या है, संपत्ति का अधिकार जो कि कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहले ये अनुच्छेद 31 में था, भाग 3 में था, वर्तमान भाग किस में है, 12 भाग में है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे दवा के लिए तो डॉक्टर क्या काम करता है, सबसे पहले पर्ची लेगा, 4 लाइन लिखेगा, बता देगा 800 रुपए फीस हो गई, दे दीजिए, 800 दे दिए। अब दवा लेने जाएंगे तो दवा का अलग देंगे। मतलब डॉक्टर अपने सलाह के लिए कि तुम कौन कौन सी दवा खाओ इसका भी चार्ज लगाता है 800 रुपए। ऐसा वकील न कर सके। तुम फंस गए, जमीन फंसी है, वकील के पास गए, वकील साहब क्या करें, वकील साहब कहेंगे 500 दो तब बताएं तुम्हें क्या करना है और क्या क्या चीजें लेना है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर भी, अगर एक डॉक्टर का सलाह दिया, 500 फीस आप दिए, दवा नहीं काम की तो आप 1 महीने खाने के बाद दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वैसे वकील होंगे, 500 फीस दो, मैं सलाह दूंगा, अगर सलाह 1-2-4 महीने, साल 2 साल देखे, आपको लगा यार ये सही नहीं लग रहा है, आप दूसरे वकील के पास जाइए, उसका चार्ज 800 होगा, तो एक बार सलाह देगा तो 800 रुपए लेगा। भीमराव अंबेडकर कहे ऐसे तो गरीब पूरा बिक जाएगा यार, सलाह दे वकील तो रातों रात ये सब तो पूरा दुकान खोल के बैठेंगे, आगे लिख देंगे कानूनी सलाहकार, फीस 500 रुपए मात्र, ठीक है ना। और तब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संवैधानिक उपचार, मतलब अगर आपको किसी भी कानून का सलाह लेना है, आपको जानकारी नहीं है, तो सलाह देने के लिए वकील आपसे चार्ज नहीं लेगा। नहीं, डॉक्टर की तरह वकीलों का फीस होता 500 रुपए, सलाह देने का फीस है, ठीक है ना। तो ये काम कभी भी वकील नहीं कर सकता। यही का बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्या बोला, संविधान का आत्मा किसको बोला, अनुच्छेद 32 को। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। कितने प्रकार की रिट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक, अधिकार प्रेक्षा, ठीक है, ऐसे 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जारी करती है। आर्टिकल 40 अभी बताया, ग्राम पंचायतों का गठन, गांधी जी इसके घोर समर्थक और अंबेडकर जी इसके घोर विरोधी। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, इसी को यूजीसी कहते हैं, ठीक है ना,
यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून होगा। गोवा में लागू है, गोवा के अलावा भारत में किसी राज्य में नहीं है। आर्टिकल 44 याद रखिए गोवा। ये होता क्या है सर, जैसे कुछ नियम है, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मुसलमान अगर अपनी मुसलमान के धर्म में लिखा है कि वो बहुपत्नी रख सकते हैं, एक आदमी 2-3 पत्नियां रखता है और एक पत्नी से 4-5 बच्चे हुए तो कुल मिला के 15-20 बच्चे भी होते हैं, ठीक है ना। तो उनका ये अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है उनकी कि वो 2-3 शादियां कर सकते हैं, ठीक। और पहली पत्नी नाराज हो चाहे ना, ठीक है ना, एक शादी किए, 2-4 साल साथ में रहे, दूसरी लड़की पसंद आई गए, उससे शादी कर लिए, वो भी वही। अब पहली वाली चिढ़ेगी, लड़ेगी, भिड़ेगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक। उनका काम है उसको खर्चा देना, खर्चा हम देंगे बस, बाकी मेरा अब दूसरे के प्रति लगाव है तो हम दूसरे के साथ जुड़ गए। तो ये काम मुसलमान करते हैं, ठीक। पहले तो ट्रिपल तलाक के द्वारा करते थे, एक को तलाक देके दूसरे को अपनाते थे। अब तलाक नहीं दे सकते तो अब करेंगे क्या, बिना तलाक दिए वाइफ रखेंगे, 2-3 वाइफ, ठीक है। ये चीज गलत माना गया, मतलब। और हिंदू का नियम क्या है, अगर आपकी शादी हुई तो आपकी वाइफ अगर इजाजत नहीं देगी तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर वाइफ इजाजत कर दी कि आप शादी कर सकते हैं तो आप दूसरी भी शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नियम थोड़ा सा अलग है। मुसलमान अपने धर्म के आधार पे 2-3 शादियां कर रहे हैं, जबकि हिंदू अगर पहली पत्नी इजाजत नहीं देगा, शादी कर लिए तो जेल में खटेंगे, ये ध्यान रखिए। ये कानून क्या है, अलग अलग हो गया। अब कानून अलग ना हो इसलिए एक कानून बनाया जा रहा है, इसी को कहते हैं समान नागरिक संहिता, मतलब सबके लिए बराबर कानून। अगर हिंदू एक शादी तो मुसलमान एक शादी, अगर हिंदू को धर्म की स्वतंत्रता तो मुसलमान को धर्म की स्वतंत्रता, सबके लिए कानून बराबर होगा। न कोई अपने धर्म की वैल्यू ये कहेगा मेरे धर्म में ये लिखा है, ये बात नहीं हो सकेगी। स्कूल में अगर ड्रेस चल रहा है, ड्रेस ही पहनना है, ये नहीं कह सकते मेरा धार्मिक स्वतंत्रता है। अभी कर्नाटक केरल में यही चीज हुआ था ना, एक लड़की, सब बच्चे जो है अपना यूनिफॉर्म पहन के आते थे, एक लड़की पहन के चली आई अपना मुसलमानों का बुर्का, और वो कहती मेरी धार्मिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार में लिखा है अंतःकरण से धर्म मानने की स्वतंत्रता, धर्म में लिखा है मैं बुर्का पहनूंगी ऊपर से नीचे ब्लैक कलर का, मैं ड्रेस नहीं पहनूंगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। सही बात है, उसके धर्म की स्वतंत्रता है, वो कर सकती है, लेकिन स्कूल में सब समान दिख सकें, कोई ऊंच नीच न दिखे, इसीलिए ड्रेस बनाया गया। ड्रेस कोड क्यों होता है? अगर ड्रेस ना हो तो जो अच्छा कपड़ा पहनेगा समझ जाएंगे अच्छे कुल का है, जो थोड़ा सा गरीब है नहीं पहन पाया तो कहेंगे यार ये अच्छे कुल का नहीं है, ठीक है ना, एकदम से वो है ऐसा। तो ये विकृति न दिखे इसलिए ड्रेस कोड बनाया जाता है। तो 44 कहता है सबके लिए समान कानून होगा। 48 पर्यावरण, पर्यावरण का मनमाना दोहन, जब मन हो रहा है पेड़ काट के घर बना ले रहे हैं, ठीक, तो पर्यावरण का दोहन नहीं, एक पेड़ लगाएंगे नहीं, लेकिन अभी काटना हो तो तुरंत सर टोट उतार के लेके गड़ासा पहुंच गए, आज तो उखाड़ के फेंक दूंगा, ये सब काम नहीं करना। पहले 10 पेड़ लगाओ तब एक पेड़ काटो, ठीक है ना, यही चीज कहा गया पर्यावरण। अब इसमें नियम है, जैसे आपका अपना पेड़ है, आम का पेड़ लगाए हैं, खूब बड़ा सा है, खूब आम फरा है, और आप बाहर रहते थे, मन बनाए आप गांव चल रहे हैं, खूब पक्का खाएंगे, इस समय खूब कोपर ऊपर खूब लगा होगा, घर पहुंचे तो छोटा भाई बाला भाई पूरा तोड़वा के अचार उचार डाल के खाली हो गया। अब आप कहे कि ऐसा है, कोपर नहीं मिला अचार ही दे दो, लेके चले जाए शहर में, अचार उचार मिलता नहीं, दे दो का, एक को अचार नहीं देंगे, पहले मसाला और ये नमक का पैसा दोगे तब देंगे। आपको क्रोध आ गया, साला मेरा हिस्सा नहीं है क्या, पूरा अचार बना लिया और अचारों नहीं दे रहा है, मेरा हिस्सा छोड़ा ही नहीं, लेके गड़ासा पहुंच गए आ रही लेके, आज काट देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, खत्म कहानी, ठीक है ना। काटने गए, कोई FIR कर दिया, तुरंत जेल जाएंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे मेरा पेड़ मैं काटूं चाहे मारूं, अरे तुम्हारा बच्चा है, तुम जान से मार सकते हो क्या? FIR हो जाएगा, जेल में सड़ोगे। तुम्हारा बच्चा पेट में 3 महीने से ऊपर हो गया तो तुम्हारा अधिकार नहीं है कि उसको पेट में तुम जान से मार दो, ठीक। तो वो भी पेड़ है, भले तुम लगाए हो, तुमने पानी डाला, तुमने सींचा, तुमने बड़ा किया। बड़ा करने का मतलब ये नहीं है, जैसे बहुत माताएं जो एकदम बज देहाती और गंवार होती है, मैं क्षमा चाहता हूँ माताओं को, मैं कभी ऐसा बोलता नहीं, लेकिन बोलना पड़ता है, जो एकदम बज देहाती और गंवार महिलाएं हैं वो अपने बच्चे को पीटती हैं तो एक शब्द बोलती हैं, हमारा लड़कियां हम चाहे मुआई दे, उनका यही शब्द रहता है, तुमसे क्या मतलब है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, बेटे का भी अपना अधिकार है।
FIR कर देगा, जेल चली जाओगे। ये चीज उनको नहीं पता है। और हमारे लोग भैया वो अपने लड़कियां मारत है, हम काहे बीच में बोले, काहे नहीं बोलोगे, बच्चा बच्चा है, उसको ना बांटो अपने और पराये में, ठीक है ना। तो वही चीज, पेड़ अगर आप काटने गए और जहां कहे खड़े होके पुलिस से हम लगाए रहे, हम बोए रहे, पटापट पीटेगा, गुल्ला गुल्ला मारेगा, बहुत मार मारेगा। इसलिए कभी बोलना मत। हरा पेड़ काटते वक्त भी पुलिस आपको, और सबसे बड़ी चीज, बिना कोई FIR किए, बिना कोई सूचना के पुलिस जा भी रही, अगर देख ली हरा पेड़ कट रहा है तो तुरंत बैठाए कि चलो थाने पे मिलता हूं तुमसे, थाने पे ले जाएगी। पुलिस करेगी क्या, थाने पे ले आएगी, कहेगी दूध बूटा हम वहां लहावा, ठीक है ना, यही काम करती है। ये गलत चीज है। अगर आपको ईश्वर ने वर्दी दिया, ज्ञान दिया, आज मेहनत कर रहे हो और कल वर्दी पाए कोई हरा पेड़ काट रहा है, पकड़ के ले आए थाने पे, उससे कहे शीशम पे लकड़ी या दूध बूटा दे देते हैं यार, तखत उखत थोड़ा बनवाए दे, वो कहा ठीक है साहब टेंशन मत लीजिए हम पहुंचवा देंगे, आप बस बैठे रहिए। अब भेज दिए, वो काटने में लगाए। ये गलत तरीका है। आप कानून के लिए बने हैं, आप मना करिए कि औकात कैसे हुई उसमें आरी लगाने के लिए। हरा सूखा वृक्ष नहीं काटने की हिम्मत होती, पेड़ काटने के लिए इजाजत लेना पड़ता है थाने से, अगर पुलिस इजाजत करती है तब पेड़ काटा जाता है। यही है पर्यावरण, और पर्यावरण का दोहन ना हो सके। तभी 55 डिग्री तापमान देख रहे हो, मक्का मदीना में 55 डिग्री तापमान हो गया था, 300 कुछ लोग मर गए वहां पे। इतनी गर्मी, आपको मैं बता दूं आज के 10 साल बाद मई जून के महीने में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कोई घर के बाहर निकलेगा नहीं, और जो निकला वो वापस जिंदा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि इतना टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बताओ 50, 51, 52 डिग्री, ऐसा कभी होता नहीं था। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कभी भी 44-45 के ऊपर तापमान नहीं। हद होता था, बाप रे 44 डिग्री तापमान, पूरे न्यूज चैनल पे आता था 44 डिग्री। अब तो 52, 50 डिग्री गया। और तुम्हें पता है कि नहीं, 55 के ऊपर चला जाएगा तो इंसान का रहना मुश्किल हो गया, और 60 के ऊपर गया, ऐसे आप गए धूप में गए, फाइनल हो गए, गिरेंगे वहीं चटाक से मर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये काम, पेड़ लगेगा तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, तो ये टेम्परेचर इतना हाई नहीं होगा। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। अच्छा, 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण है, ठीक है ना। तो मंत्री जो कार्य करवाते हैं और जो विधायिका जो कानून बनाते हैं, दोनों अलग अलग और स्वतंत्र रूप से काम करे। 50 में है, 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति है, 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है, 52 में राष्ट्रपति है। इसके आगे की कहानी कल चलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, जितने अनुच्छेद पढ़ाया हूं सबको याद करना, ठीक। आज मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ज्यादा टाइम खा गया, ठीक है ना, रीजनिंग नहीं पढ़ा पाया।